अर्ली प्राइम टाइम के बेस्ट शो भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, साथ ही में अक्षय तृतीया भी है और परशुराम जयंती भी। जोधपुर में जहां हिंसा की वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ा, तो वहीं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें आई हैं वो योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की नई कहानी बयान कर रही है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और लाउडस्पीकर मॉडल ने पहले ही लॉ एंड ऑर्डर का डंका बजाया है और आज ये बात एक बार फिर साबित हो गई जब ईद के दिन उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द की तस्वीरें सामने आई। कोई बड़ी हिंसक झड़प नहीं हुई। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी राज का मतलब कानून राज्य साबित हो रहा है। ये 3 तस्वीरें योगी के उस मजबूत कानून व्यवस्था की गवाही दे रही हैं जिससे देश के सबसे बड़े प्रदेश में शांति से उत्सव मनाने का मानो रिकॉर्ड बनाया है। योगी मॉडल की तारीफ हो भी क्यों ना, आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों ने भाईचारे की मिसाल पेश की है। वो मिसाल जिसे देखकर आप कह उठेंगे कि यही दो देश को चाहिए। अमन के 2 रंग आज देश को उत्तर प्रदेश ने दिखाए हैं, लिहाजा भारत की बात में आज हम उसी अमन से शो की शुरुआत करेंगे। पहली तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की है, जहां नमाज के लिए गए लोगों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर यूपी के ही इटावा की है, जहां परशुराम जयंती का जुलूस निकाल रहे लोगों का फूल मालाओं से मुस्लिम समाज स्वागत कर रहा है। यूपी के अलग अलग शहरों से आए अमन और भाईचारे का संदेश देने वाली ये तस्वीरें उन तमाम लोगों को तमाचा है जो समाज को बांटने का काम करते हैं। देश के अलग अलग इलाकों में ईद और परशुराम जयंती एक साथ मनाई जा रही है। यूपी में शांति के साथ जुलूस निकला और नमाज पढ़ी गई। बुलडोजर और लाउडस्पीकर के बाद योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल की भी हर जगह तारीफ हो रही है। राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई। शुक्रवार को अलविदा के नमाज के मौके पर भी मुख्यमंत्री के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। वहीं आज यानी ईद के दिन तमाम आशंकाओं के बीच लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों के परिसर के अंदर ही नमाजें पढ़ी। परशुराम जयंती के मौके पर निकलने वाली रैलियां भी शांतिपूर्वक निकाली गईं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुछ लोगों ने अमन में खलल डालने की कोशिश की। ये तस्वीरें उसी की गवाही है। नमाज पढ़ने गए लोगों की ओर से नमाज के बाद पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू में कर लिया। आप जानते ही हैं कि आज ईद उल फितर है। देश भर में आज ईद की रौनक देखने को मिल रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लोगों ने नमाज अदा की, एक दूसरे के गले लगकर बधाइयां दी और इस मौके पर आम और खास हर कोई ईद के रंग में रंगा हुआ नजर आया। सत्ता और विपक्ष के नेता गले मिलते दिखे तो वाघा अटारी बॉर्डर पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मिठाई देकर ईद की शुभकामनाएं दी। लेकिन धर्म की बात हो और बवाल ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो आज राजस्थान का जोधपुर हिंसा और बवाल की तस्वीरों का गवाह बना। सुंदर शहर पर हिंसा का दाग लग गया। झंडे के लिए लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर और डंडे बरसाए। हाल ये हो गया कि शहर के 10 थानों में कल रात 12 बजे तक का कर्फ्यू लगाना पड़ा। अमन में आग लगाने वालों का चेहरा हम भारत की बात में बेनकाब करेंगे और हम आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में स्पेशल सेगमेंट में हम उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जो देश में अमन और शांति में आग लगाना चाहते हैं। और आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में आपसी विवाद में ईद की नमाज के बाद हुए बवाल में जमकर फायरिंग हुई, लेकिन पुलिस ने फुर्ती से समय रहते माहौल बिगड़ने से रोक लिया। एक तरफ से पत्थर बरस रहे हैं तो दूसरी ओर से गोलियां चल रही हैं। हिंसक झड़प की ये तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक ये भारी बवाल जमीन विवाद की पुरानी रंजिश की वजह से हुआ, जिसमें एक पक्ष पूर्व प्रधान का बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। यह प्राप्त हुआ है कि दोनों ही पक्ष मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है
और मौके पर शांति व्यवस्था इस समय पूरी तरह से कायम है। पुलिस मौके पर उपस्थित है। दोनों ओर से की गई फायरिंग में गोली लगने से बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल से हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने अब पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही में जुटी है। तो अगली खबर आगरा से, जहां एक तरफ चामुंडा मंदिर पर महाभारत चल रही है तो दूसरी तरफ ताजमहल में पूजा पाठ को लेकर तनातनी बढ़ गई है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ताजमहल में पूजा पाठ करने के लिए आज पहुंच गए, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उसके बाद परमहंस आचार्य ने अनशन शुरू कर दिया है। तन पर भगवा, माथे पर तिलक और हाथ में धर्मदंड, रथ की सवारी करते हुए आगरा पहुंचे जगत गुरु परमहंस आचार्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जगत गुरु परमहंस आचार्य आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में परशुराम जयंती के मौके पर पूजा पाठ करने की इजाजत मांग रहे थे। मैं आज यहाँ पहुँचा तो बोले पूरा देश ईद मना रहा है। हम कहते हैं परशुराम जयंती भी तो है, ईद मनाने वाले मनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी परशुराम जयंती है, आपको परशुराम जयंती से कोई आपत्ति है क्या? और हम जा रहे हैं वहाँ हाई लेवल की सिक्योरिटी है। हम कहते हैं जो चीज़ नो एंट्री है, हमारा कोई दुराग्रह नहीं, आप रोक दीजिए, लेकिन जाने दीजिए। ये लोग यही रोक दिए, नहीं जाने दे रहे हैं। पता नहीं, टोपी वाले के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर हम भगवा पहन लिए हैं तो हम अपराधी हो गए। 30 अप्रैल को भी तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आगरा पहुंचे थे, लेकिन भगवा कपड़े और धर्मदंड की वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिली थी। एबीपी न्यूज पर खबर चलने के बाद एएसआई ने परमहंस आचार्य से माफी मांगी थी। जगत गुरु परमहंस आचार्य तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर हैं, अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले भी वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर चुके हैं। हाल ही में अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहकर भी उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। और भारत की बात में अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां लाउडस्पीकर को लेकर अल्टीमेटम देने वाले एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। राज ठाकरे के घर के बाहर पुलिस का पहरा है। कल लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम का आखिरी दिन है और पुलिस राज ठाकरे के समर्थकों को नोटिस भेज रही है। एक मई यानी रविवार की रात औरंगाबाद में राज ठाकरे ने बड़ी रैली की थी। पुलिस ने रैली की इजाजत के पहले कुछ शर्तें लगाई थी। अब पुलिस ने राज ठाकरे के भाषण का टेप सुनने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। दो समुदायों के बीच द्वेष पैदा करने का आरोप है। आईपीसी की धारा 153 के तहत केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 116, 117 भी लगाई गई है। राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में 1 मई को करीब 1 घंटे का भाषण दिया था और उस भाषण का जो सबसे आक्रामक हिस्सा था, अब वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज तारीख 1 है, उद्या तारीख 2 आहे, 3 तारखेला ईद आहे, त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही। लाऊडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नाही। अब केस दर्ज होने के बाद राजनीति गर्म होती जा रही है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। भड़काऊ भाषण करते हैं, कोई लिखते हैं, कोई बोलते हैं, तो इस प्रकार के भड़काऊ भाषण के और लिखने के ऊपर इस प्रकार से एक्शन हो जाते हैं। उसमें बड़ी बात क्या है? जानबूझकर की हुई ये साजिश है, ऐसा मनसे का आरोप है। क्या होता है साजिश? साजिश तो महाराष्ट्र के खिलाफ चल रही है। भड़काऊ भाषण के मामले में अब राज ठाकरे पर
गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और ये केस ऐसे माहौल में दर्ज किया गया है जब कल लाउड स्पीकर का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। और भारत की बात में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस राज ठाकरे को नोटिस भेजने की तैयारी में है। सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। राज ठाकरे को भड़काऊ भाषण देने के लिए नोटिस देने की तैयारी मुंबई पुलिस के द्वारा। सूरज ओझा ज्यादा जानकारी लिए हुए मुझसे जुड़ रहे हैं। सूरज ओझा, इस पूरी खबर पर क्या अपडेट आपके पास, और क्या राज ठाकरे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है? जी बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि हम जल्द ही राज ठाकरे को 149 की नोटिस सर्व करने वाले हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, जब से ही इस बात का खुलासा हुआ है, राज ठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा होने लगा है। चूँकि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की हालत, मतलब सिचुएशन ख़राब होने के संकेत मिल रहे थे, ऐसे में मुंबई पुलिस ने एक्शन ताबड़तोड़ लेना शुरू कर दिया है। कई सारे लोगों को 149 के नोटिस दिए गए। 800 से ज़्यादा लोगों को 149 के नोटिस दिए गए हैं। खासकर राज ठाकरे जिस पर्टिकुलर इलाके में रहते हैं, दादर, माटुंगा और जो धारावी का इलाका है, इस इलाके की बात करें तो 75 ऐसे लोग हैं जिन्हें 149 का नोटिस दिया जा चुका है, जिसमें मनसे के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, साथ ही ऐसे लोग हैं जिन पर किसी न किसी तरह के पॉलिटिकली केस रजिस्टर्ड है। ऐसे में जो पुलिस बता रही है कि राज ठाकरे को भी जल्द से जल्द सीआरपीसी की धारा 149 का नोटिस दिया जा सकता है। ये वही नोटिस है जो नवनीत राणा और रवि राणा को भी मुंबई पुलिस ने दिया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद सूरज ओझा, नजर बना के रखिए। जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी निजी दौरे पर नेपाल गए हैं, जहां वो अपने पत्रकार मित्र की शादी में हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने राहुल गांधी के पब में पार्टी करते हुए एक वीडियो जारी किया है। उसके बाद पार्टी के इस वीडियो पर पॉलिटिक्स जो है वो पुरजोर तरीके से शुरू हो गई है। रंगीन लाइटों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी करते नजर आ रहे। नेपाली मीडिया की खबर के मुताबिक काठमांडू में राहुल अपने पत्रकार मित्र की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पब में पार्टी करते हुए राहुल गांधी का ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। बीजेपी का दावा है कि वीडियो नेपाल के मशहूर पब लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स का है। कांग्रेस ने खबर की पुष्टि की है। एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को ये बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। रणदीप सुरजेवाला ने निजी दौरे का हवाला दिया तो तरुण चुग ने सुरजेवाला के बयान पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का नीरो नीली पीली लाइटों में पार्टियां मना रहा है, और सुरजेवाला साहब भक्ति करिए लेकिन अंध भक्ति मत करिए। कौन सी शादी है, और वो शादी का वातावरण है जहां नीली पीली लाइटों में मौज की जा रही है। जोधपुर दंगों के बीच राहुल का ये वीडियो सामने आया है, लिहाजा बीजेपी आक्रामक है और निशाने पर कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी तक। पप्पू जी जो हैं वो फुल टाइम पर्यटन करते हैं और पार्ट टाइम जो है वो परिश्रम भी पाखंड से भरा हुआ परिश्रम होता है। और उसके बाद जब ये फुल टाइम पर्यटन से फ्री होते हैं तो जो है वो फेक फैब्रिकेटेड कहानी किस्से गढ़ते हैं, बयानबाजी करते हैं और कैसे जो है वो देश के लोगों को गुमराह किया जाए तो उसकी कोशिश करते हैं। खुद तो देश तो गुमराह होता नहीं, खुद इनकी पार्टी के लोग गुमराह होते हैं कि उनके पप्पू जी कह क्या रहे हैं। तो जब तक ये पार्टी पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में ऐसी सिमटी रहेगी, फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स रहेगी और पप्पू जी इसी तरह से फुल टाइम पर्यटन और पार्ट टाइम पाखंडी परिश्रम दिखाई पड़ेगा, तो इसी तरह की बात दिखाई पड़ेगी। जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था। आज कुछ हाल वही हाल राहुल गांधी का है। आज राजस्थान जल रहा है। जोधपुर पहले करौली के अंदर हुआ, अब जोधपुर के अंदर हुआ। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है और राहुल गांधी जी कहीं विदेश में बैठे हुए पार्टी कर रहे हैं। कौन सी बांसुरी बजा रहे हैं पता नहीं।
फिलहाल राहुल गांधी के इस नेपाली वीडियो पर भारत में राजनीति गर्म है और एक दूसरे पर वार पलटवार भी जमकर चल रहा है। आज देश में ईद की धूम है। इस मौके पर मुंबई में सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान ने घर से बाहर निकलकर अपने फैंस को ईद मुबारक कहा। शाहरुख खान मन्नत से बाहर अकेले फैंस से मिले तो सलमान खान भी फैंस का अभिवादन करते नजर आए। अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स की बालकनी में दिखाई दिए सलमान खान। और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। आज खबर राजस्थान के शहर जोधपुर से। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जो अपने खूबसूरत महलों और इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन कल रात जोधपुर में हिंसा की वो इबारत लिखी गई है जिसने शहर पर दाग लगाने का काम किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृहनगर है जोधपुर, लेकिन कुछ घंटों के भीतर ही जोधपुर में तीन बार हिंसा भड़की और प्रशासन उसे काबू करने में पूरी तरह नाकाम दिखाई दिया। पूरा विवाद एक झंडा लगाने को लेकर हुआ था, लेकिन हिंसा की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो हिंसा की सुनियोजित साजिश का इशारा कर रही हैं। वो लोग अपने हाथों में डंडे, लाठिए और पाइप और सब कुछ थे। हिंदुस्तान में तो फिर गृह युद्ध जारी रहेगा। जोधपुर से पाकिस्तान हो गया। अभी ये जो नमाज पढ़ का है, जो पुलिस से भिड़ रहे हैं और अंदर चौराहे के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 मिनट के भीतर आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर जो कुछ देखा वो सिर्फ जोधपुर में सोमवार रात को हुए तांडव की बानगी भर थी। सच्चाई ये है कि कई घंटों तक अलग अलग गली मोहल्लों में हिंसा का ऐसा नाच हुआ कि देखने वाले खौफ से कांप उठे। 8 साल की बच्ची है, उसको मार दिया। बच्चों पे कैसे हमला करते हैं, इतनी भी तैयार नहीं है। हाँ, बच्चों पे हमला किया है इन्होंने। जालौरी गेट से लेकर कबूतर चौक तक बवाल होता रहा। सोमवार रात को शुरू हुई हिंसा मंगलवार सुबह तक रुकी नहीं। ईद की नमाज के बाद हिंसा का राउंड 2 शुरू हो गया और कई तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। अभी नमाज पढ़कर यहाँ से निकले हैं और सीधे अब इसी चौराहे में आने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है, लेकिन पुलिस के तैनात जवानों को भी ये काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बवाल की ऐसी तस्वीरें देखकर हर कोई पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जोधपुर हिंसा की आग में जलने लगा। वो कौन सी बात थी कि रात होने के बाद भी पूरे शहर में भगदड़ जैसा माहौल दिखाई देने लगा। आखिर किस बात पर विवाद इतना बढ़ा कि बार बार हिंसा भड़कती रही। तो भारत की बात में हमेशा की तरह पूरी कहानी को विस्तार से समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जोधपुर की है। वो शहर जिसके महलों के किस्से आप हमेशा सुनते आए हैं। जोधपुर शहर तो भाईचारे के लिए जाना जाता है, जहां मंदिर मस्जिद पास है, एक दूसरे के धर्म का पूरा सम्मान है। फिर क्या हुआ कि अपने अपने धर्म का झंडा लगाने की जिद ऐसी सवार हुई कि जोधपुर हिंसा में जलने लगा। वक्त सोमवार रात को 11:30 बजे का हो रहा था और जगह थी जोधपुर का जालौरी गेट। जालौरी गेट मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका है और जालौरी गेट पर मौजूद ये मूर्ति स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की है। सारा विवाद इस मूर्ति पर झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर हमेशा भगवा झंडा लगा रहता है, लेकिन कल रात कुछ लोगों ने भगवा झंडा उतारकर उस पर हरा झंडा लगा दिया। जब हरा झंडा लगाया जा रहा था तब कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और विरोध भी किया। बस उसके बाद ही वहां पर हिंसा शुरू हो गई। रात को करीब 11:45 बजे की है। ये एक मूर्ति लगी हुई है चौराहे पर। यहाँ पर कुछ समुदाय के लोग आए और झंडा वंडा लगाया उसके ऊपर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उसको लेकर एक मामला हुआ था। फिर वहाँ से पत्थरबाजी हुई। जादूगढ़ चौराहे पे कल रात को पाकिस्तान के झंडे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो वो मोमडन समुदाय के लोग आए थे। फिर हिंदू समुदाय को मालूम चला, हम लोग इकट्ठा हुए, पूरी रात हम लोग यहाँ जगे। पुलिस प्रशासन ने जो हमारे 5-7 पत्रकार भाई उनके ऊपर हमला किया, उनके खून आया लाठीचार्ज से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जालौरी गेट के पास भड़की हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने समझाने की कोशिश तो की, लेकिन पुलिस पर भी पथराव शुरू हो गया।
पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई और हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अभी हमारे कुछ 4-5 लोगों के तो हमारे पुलिस वालों के घायल होने की सूचना है और कुछ लोगों को चोट भी आई है, आमजन को, जिसकी सूचना जो है वो संकलित करी जा रही है। डीसीपी वंदिता राणा ने आश्वासन दिया था कि हालात पर काबू पा लिया गया है। सोमवार रात जोधपुर पर बहुत भारी बीती थी, लेकिन मंगलवार सुबह तूफान से पहले वाली शांति समेटे हुए आई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता करणपुरी सोमवार रात से जोधपुर हिंसा की पल पल की खबर देश को दिखा रहे थे। पूरी रात करण मौके पर ही मौजूद थे और सुबह ये तस्वीर भी हिंदुस्तान को दिखाई जब शांतिपूर्ण माहौल में ईद की नमाज अदा होने जा रही थी। बीती रात जोधपुर के जो जालोर गेट क्षेत्र में जो थोड़ी सी छोटी मोटी हिंसा हुई थी, उसके बाद जैसे शांति और सौहार्द की जो नई दिशा देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लोग नमाज पढ़ने आए हैं, अभी नमाज कुछ ही देर में शुरू होगी। छोटे बच्चे और कई लोग यहाँ पे पहुँचे, सब अब नमाज पढ़ने पहुँचे। किस तरह से माहौल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और शांति का माहौल है। बहुत अच्छी तरह से ईद की नमाज अदा होगी इंशाल्लाह और कोई किस्म का लफड़ा नहीं होगा। बहुत शांति का माहौल है। लेकिन सब कुछ शांत नहीं था। जैसे ही ईद की नमाज खत्म हुई, सुबह 8:15 बजे के करीब जालौरी गेट के इसी चौराहे पर फिर से भीड़ जमा होने लगी। बढ़ते बढ़ते भीड़ इतनी बढ़ गई कि कहीं पैर रखने की जगह तक नहीं थी। आधे घंटे के भीतर माहौल बदल चुका था। दरअसल इस भीड़ की कोशिश ये थी कि स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर जो भगवा झंडा लगाया गया था उसे उतारकर वापस वहां हरा झंडा लगाया जाए। कुछ देर में भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल बिगड़ता हुआ देखकर पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। सिर्फ लाठियां ही नहीं भांजी गईं, बल्कि भीड़ पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। कुछ देर बाद ये तस्वीर भी दिखाई दी जब स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर लगे भगवा झंडे को हटाकर तिरंगा लगाया गया। लेकिन हिंसा के अगले राउंड की कहानी यहीं से शुरू हुई और 12 घंटे के भीतर 2 बार हिंसा हुई। पहले सोमवार रात को 11:30 बजे और दूसरी बार मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे। दूसरे राउंड की हिंसा कब और कैसे हुई वो समझिए। सोमवार रात को जोधपुर में हुई हिंसा की खबर आने लगी थी। मंगलवार को सुबह सुबह एबीपी न्यूज के क्राइम रिपोर्टर मनोज वर्मा दिल्ली से फ्लाइट लेकर सीधे जोधपुर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। संवाददाता मनोज वर्मा दिखा रहे हैं कि कैसे नमाज के बाद दंगाइयों ने तोड़फोड़ मचाई। इस वक्त हम जोधपुर के उस मोहल्ले में मौजूद हैं जहां पर ईद की नमाज के बाद अचानक से कुछ दंगाई पहुंचे और उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, दुकानों में तोड़फोड़ की और इस पूरी गली में जो भी उन्हें नजर आया उसको तहस नहस कर दिया। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि काफी सारे जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे अचानक से। लोगों को ये उम्मीद भी नहीं थी कि आखिरकार क्या होने वाला है। रात को तो एक बार दंगा जो था वो जोधपुर के अंदर हो चुका था, लेकिन उसके बाद यहाँ के लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक बार फिर से कुछ दंगाई जो हैं वो पहुँचने वाले हैं। दंगाई यहाँ इस मोहल्ले के अंदर पहुँचे और जो उनको यहाँ पर नजर आया उसमें वो तोड़फोड़ यहाँ पर करते चले गए। इस वक्त भारी पुलिस बल आपको यहाँ पर तैनात साफ तौर पर नजर आएगा। तस्वीरों में आप ये देखिए, ये बाइक जो भी यहाँ चीजें मौजूद थी उनको दंगाइयों ने तोड़ दिया। दरअसल मंगलवार सुबह पुलिस ने अपनी कार्रवाई में जालौरी गेट इलाके को तो खाली करा लिया था, पर हजारों लोगों की जिस भीड़ को खदेड़ा गया था वो जोधपुर के जिन इलाकों से होते हुए गुजरी, वहाँ हिंसा करते हुए ही आगे बढ़ी। उस हिंसा का एक सबूत आपकी टीवी स्क्रीन पर बतौर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। ये सीसीटीवी फुटेज सुनार बस्ती का है। 3 मई की तारीख है और सुबह करीब 11:30 बजे का वक्त हो रहा है। तस्वीर में मौजूद भीड़ के हाथ में लाठी डंडे से लेकर तलवार तक दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद इन्हीं तस्वीरों में भीड़ पत्थर बरसाते हुए दिखाई देती है। गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ भी होती है और इस भीड़ में सिर्फ युवा नहीं है, छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। लगभग 11:30 का वक्त रहा
यहाँ से एक मोटरसाइकिल सवार निकला था, उसके गले में केसरिया गमछा लगा हुआ था। तो वहाँ से उधर 50 जने लगभग खड़े थे, तो उनको देख के वो वापस मुड़ गया। मुड़ते ही पीछे से हमला स्टार्ट हो गया। एक आदमी भगता भगता तलवार लेके आया और उसके ऊपर वार किया, लेकिन उसमें वो बच गया था। उसके 10 मिनट बाद बहुत सारे लोग यहाँ से इकट्ठा होकर आए, हाथों में तलवार, बैट, पत्थर और सब थे, और उन्होंने वहाँ से पत्थरबाजी स्टार्ट की। आगे गए, हमारे सुनारों के पास में जाके तोड़ फोड़ की, पत्थरबाजी की। वापस आते समय गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी की और उन्होंने गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कम से कम 15-20 गाड़ियाँ, मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। संवाददाता मनोज वर्मा जोधपुर के सुनार मोहल्ले में मौजूद थे, जहां पर हिंसा हुई। इस मोहल्ले में मौजूद तमाम चेहरों पर खौफ दिखाई दे रहा था। कैमरा और माइक देखकर लोगों ने उस खौफ को बयां किया। एकदम से तेज आवाज आ रही थी। घर में खाना बना रहे थे, अक्सर तेते का माहौल था, आराम से खाना बना रहे थे। एकदम से जोर से आवाज आई, पत्थर फेंकने की, तलवार, जोर से आवाज आई। एकदम भाग के बाहर आए। करीबन 24-25 साल के लड़के जो हमारी इधर मोहल्ले के नहीं लग रहे थे, वो आए भागते भागते, सारी जगह तोड़ फोड़, गाड़ियाँ तोड़, देखो इधर देखो, आप इधर गाड़ी देखो, बहुत गाड़ियाँ तोड़ी। सर पे चोट आई है, किसी के पत्थर फेंके बड़े बड़े। कितना डर गए थे? बच्चे घर के अंदर मौजूद थे तो रोने लग गए इतना, ये तो घबरा गए, रोने लग गए। मैं तो एक हिंदू और लड़को दी, क्यों न कोई 20-25 लड़का मुसलमान था, सड़िया लकड़िया तलवार ले लेना भाग्या उठी करने मारन वास्ते। वो भाग्य नहीं दी क्या तो गाड़ियाँ तोड़नी शुरू की सब। ईद की नमाज के बाद इस मोहल्ले के अंदर जो हुआ, उसके बाद अब तक डर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तस्वीरें घर की आपको दिखाना चाहेंगे। इस घर के अंदर अभी तक पत्थर यहाँ पर पड़े हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। घर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक पत्थर नहीं है बल्कि कई पत्थर हैं और वो भी बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आएंगे। तस्वीरें कैमरामैन अरविंद आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं है, देखिए काफी बड़े बड़े पत्थर हैं जो दंगाइयों ने जब दंगा शुरू किया तो उसके बाद यहाँ पर फेंकना शुरू किए थे और यहाँ घर के अंदर भी वो घुस गए थे, तलवारें लेकर घुसे और पत्थरबाजी, काफी जमकर उन्होंने पत्थरबाजी की। तय है कि सांप्रदायिक हिंसा पर राजनीति होनी तय है और अब कांग्रेस हिंसा को बीजेपी का चुनावी हथियार बता रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की वजह से ऐसे हालात होने का दोष मढ़ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।